हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और मैं ईशु ठाकुर बेटा आज आपके लिए जनरल स्टडीज और करंट अफेयर की क्लास फिर से मैं लेके आ चुका हूं। और आज हम कुछ इसमें बीपीएससी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, करंट अफेयर्स करेंगे और कुछ हम जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को बेटा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और हम आज की क्लास बेटा शुरू करते हैं। चलिए बेटा इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मित्र चैनल को लाइक, जो भी वीडियोज है उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा आपके सामने पहला क्वेश्चन ये आता है। क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये है कि इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी secured the monopoly of saltpeter trade in बिहार। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बिहार में शोरा व्यापार का एकाधिकार हासिल किया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जो 1758 में, ऑप्शन बी 1776 में, ऑप्शन सी 1780 में एंड ऑप्शन डी 1857 में। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बिहार में शोरा व्यापार का एकाधिकार क्या कर लिया था, हासिल कर लिया था। एकाधिकार क्या होता है कि मोनोपोली होता है, यानी कि किसी बंदे का क्या होता है, उस पे एक का ही क्या होता है, अधिकार होता है, वो किसी और को इसमें हकदार नहीं होता। ठीक है, तो चलिए बेटा, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ताकि हर एक जो डाउट्स है आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और कभी भी जब आप ये वीडियो देखें तो आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम जरा। एक्सप्लेनेशन कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने 1758 में बिहार में शोरा व्यापार का एकाधिकार हासिल कर लिया था। कब, कौन से ईयर में बेटा, 1758 में। तो सॉल्ट पीटर को पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। अब आपसे इससे एक और क्वेश्चन बन गया भाई, सॉल्ट पीटर को क्या कहते हैं, तो सॉल्ट पीटर को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। और ये पोटेशियम आयनों और नाइट्रेट आयनों का एक आयोनिक नमक है। कौन सा नमक है, आयोनिक, और इसलिए ये क्षार धातु नाइट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार धातु नाइट्रेट कहलाता है। और ये प्रकृति में खनिज जो हमारे मिनरल्स होते हैं निटर के रूप में पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन का एक स्रोत है, ये सोर्सेस है किसका बेटा, नाइट्रोजन का। किसका, नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन का नाम नाइटर के नाम पर रखा गया था। भाई आपसे पूछ सकता है कि भाई जो नाइट्रोजन का नाम है वो किसके आधार पर रखा गया, तो आप क्या बोलोगे कि भाई नाइट्रोजन का नाम नाइटर के आधार पर रखा गया। और सॉल्ट पीटर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख व्यापारिक सामानों में से एक था। और अंग्रेज बारूद के लिए शोरा का प्रयोग करते थे। किसके लिए, बारूद के लिए क्या करते थे, शोरा का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब, 1758 में बिहार में शोरा व्यापार का एकाधिकार हासिल कर लिया था। और यह प्रकृति में खनिज नीटर के रूप में पाया जाता है और नाइट्रोजन का एक ये स्रोत है। और नाइट्रोजन का नाम क्या है, नाइटर है। और सॉल्ट पीटर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख व्यापारिक सामानों में से क्या था, एक था। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था, कौन से ईयर में उसने मोनोपोली कर लिया था, तो ऑप्शन ए 1758 में ये इन्होंने एकाधिकार ब्रिटिशों ने कर लिया था। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है और एक्सप्लेनेशन क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर इट्स बॉर्डर्स विद वेस्ट बंगाल एंड नेपाल। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन है हमारे पास पूर्णिया, ऑप्शन बी जो है हमारे पास क्या है बेटा, सिवान, ऑप्शन सी है हमारे पास कटिहार और ऑप्शन डी है किशनगंज। ऑप्शन डी क्या है, किशनगंज। तो क्या बोला गया है कि बिहार के किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती है। ठीक है, चलिए बेटा इसका एक्सप्लेनेशन का देखते हैं। तो कहता है किशनगंज की सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती है। कौन सा जिला है वो, किशनगंज। कौन सा जिला है, किशनगंज। और किशनगंज जिले का एक शहर और जिला
मुख्यालय है जो बिहार के पूर्णिया प्रमंडल में है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो किशनगंज है, किशनगंज जिले का एक शहर और जिला मुख्यालय है, जिले का एक शहर और जिला मुख्यालय है जो बिहार के कहा, पूर्णिया प्रमंडल में है। कहां पर है ये? पूर्णिया प्रमंडल में है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि भाई बिहार के जिले की सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल से किस जिले से लगती है? तो आप क्या आंसर देंगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा किशनगंज। क्लियर है बात? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को विभाजित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड द बाउंड्री ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश? और ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए हमारे पास है गंगा और गंडक, ऑप्शन बी जो है हमारे पास कोसी और बागमती, ऑप्शन सी जो हमारे पास है गंडक और कोसी, और ऑप्शन डी है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है और क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बेटा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड द बाउंड्री ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, यानी कि इनमें से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को विभाजित करती है, डिवाइड करती है। क्लियर है बात? चलिए बेटा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, कौन कौन सी? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियों का समूह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को विभाजित करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को जो विभाजित करता है वो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। और कर्मनाशा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी भी है। क्या है? तो आपसे पूछेगा भाई, क्वेश्चन ये भी आया था गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? कर्मनाशा। क्या है ऑप्शन? कर्मनाशा। इसका उद्गम कैमूर जिले से होता है। कौन से जिले से होता है? इसके कैमूर जिले से, और जो बिहार में। और ये कैमूर कहां पर है? बिहार में। यह उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। कहां से बहती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा के साथ इसके बाईं ओर यानी कि यूपी की ओर सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं इसके? यूपी की ओर बाईं ओर सोनभद्र, चंदौली और वाराणसी और गाजीपुर जिले हैं, और दाईं ओर यानी कि बिहार की ओर कैमूर और बक्सर जिले हैं। कौन से हैं? कैमूर और बक्सर जिले हैं। और गंडक नदी भारत में गंगा की बाईं ओर की क्या होती है? सहायक नदी होती है। आपसे पूछ लेगा कि भैया भारत में गंगा की बाईं ओर सहायक नदी कौन से हैं? तो गंडक। क्या बोलेंगे हम उसे? गंडक हम बोलेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था बेटा कि कौन सी है जो डिवाइड करती है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को, अभी मैंने बताया कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। इसमें बेटा और बोलता है ये तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और नेपाल में भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत से निकलती है और नेपाल से भारत में क्या करती है? एंटर करती है। और यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। किसके बीच? उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच क्या बनाती है? सीमा बना देती है। क्या बना देती है? सीमा बना देती है। ठीक है। तो घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। इसकी शुरुआत का उद्गम से तिब्बत से होता है और यह गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है। और यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व में बहती है। कहां पे? यह उत्तर प्रदेश और बिहार, ये ध्यान रखना, राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व में बहती है। 600 मील यानी कि 970 किलोमीटर के मार्ग के बाद छपरा के नीचे गंगा में क्या कर लेती है? प्रवेश कर लेती है। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि ये उत्तर प्रदेश बिहार राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व में बहती है और 600 मील यानी कि 970 किलोमीटर के मार्ग के बाद छपरा के नीचे गंगा में क्या कर लेती है? प्रवेश कर लेती है, वहां पे एंटर कर लेती है। ठीक है। क्लियर है भाई? तो बेटा हमारा मोटिव ये रहता है हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन की जाए ताकि आपको बढ़िया तरीके से क्लियरली समझ में आए और डाउट है वो आपके माइंड में 1% भी ना रहे। ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है। और हमारी इस वीडियो को बेटा लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास था, तो अब आप इसका आंसर आप बड़े प्यार से दे सकते हैं
कि भाई कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ऑप्शन जो हमारे पास डी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ये इसको क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें मैंने इसे बता दी, कितनी दूर तय करती है, कहां से कहां मिलती है, पूर्व में कैसे ये है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण किस जिले में प्रस्तावित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड एम्स ऑफ बिहार प्रपोज्ड। तो ऑप्शन आपके सामने है कि भाई दरभंगा में, ऑप्शन बी भोजपुर में, ऑप्शन सी आरा में, या ऑप्शन डी किशनगंज में। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्लियर है और क्वेश्चन भी आपको क्लियर ही है कि बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण किस जिले में प्रस्तावित है। चलिए इसके बारे में देखते हैं बेटा। कहता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। कहां पे होगा ये, दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। और उत्तर बिहार में मिथिला क्षेत्र, ध्यान से सुनना, उत्तर बिहार में, नॉर्थ बिहार की बात कर रहे हैं, वहां पे मिथिला क्षेत्र की सेवा के रूप में दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को एम्स में अपग्रेड किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो मिथिला क्षेत्र है उसकी सेवा के रूप में जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है उसको अब एम्स में क्या कर दिया जाएगा, अपग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि ये दूसरा जो एम्स है दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है बात। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए आपको नजर आ रहा होगा, दरभंगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मोटिव यही है, चाहे बीपीएससी के हो चाहे कोई भी आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और काफी इनका रोल होता है मार्क्स गेनिंग में। तो हमारा मोटिव यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, क्लासेस प्रोवाइड करें ताकि आपके डाउट वगैरह क्या हो, क्लियर हो टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है फेसबुक ने बिहार में महिला साक्षरता के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया। विच प्रोग्राम डिड फेसबुक स्टार्ट फॉर वुमेन लिटरेसी इन बिहार। तो ऑप्शन ए डिजिटल लिटरेसी है, ऑप्शन बी थिंक डिजिटल है, ऑप्शन सी वी थिंक डिजिटल, या ऑप्शन डी लिटरेट इंडिया। डिजिटल साक्षरता को बताता है, थिंक डिजिटल को बताता है भाई, या वी थिंक डिजिटल को बताता है, या साक्षर भारत को बताता है। तो फेसबुक ने बिहार में महिला साक्षरता के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए बेटा इसे भी देखते हैं। तो इसने बोला कि वी थिंक डिजिटल, क्या बोला बेटा, वी थिंक डिजिटल फेसबुक का वैश्विक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, और इसकी घोषणा दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन, दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण के दौरान 2019 में की गई थी। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को निष्ठा, सुरक्षा, गलत सूचना जैसी मुद्दों के समाधान में मदद करने के लिए तैयार किया गया। और इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके साल भर में 7 राज्यों की 1 लाख महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुना। इस योजना का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके साल भर में 7 राज्यों की 1 लाख महिलाओं को, कितने, 7 राज्यों की 1 लाख महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है, ये इनका टारगेट है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था कि कौन सा प्रोग्राम फेसबुक ने शुरू करा था, तो अब आप बताओ ऑप्शन सी वी थिंक डिजिटल, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वी थिंक डिजिटल इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय क्या है भाई।
व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024? वो थीम क्या है? तो ऑप्शन बोलता है आपके सामने, महिलाओं और आईपी, नवचार और रचनात्मक में तेजी लाना, या बेहतर भविष्य के लिए आईपी और युवा को क्या नवचार करना, अपने विचारों को बाजार तक ले जाना, जो हमारे सोच है, जो हम थॉट सोचते हैं उसको बाजारों तक ले जाना, या आईपी और एसडीजी नवचार और रचनात्मक के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण है। तो वो थीम क्या है 2024 की? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2014। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा। क्लियर है भाई बात या नहीं? तो चलिए बेटा इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा आईपी के महत्व को उजागर करने के लिए WIPO द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? WIPO के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। 26 अप्रैल को, हर साल 26 अप्रैल को होता है। और 2024 का विषय जो है, 2024 का विषय जो है आईपी और एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों नवचार रचनात्मक के साथ हमारे साझा भविष्य का क्या करना है? निर्माण करना है। बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी नवचार और रचनात्मक के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है, जो बदले में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की सफलता की एक कुंजी को दिखाता है। और WIPO की उत्पत्ति 1883 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1883 में पेरिस कॉन्वेंशन से हुई, जिसने आविष्कारों, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों के लिए आईपी सुरक्षा की स्थापना की। तो आपसे यह भी पूछ सकता है भाई आईपी सुरक्षा की स्थापना क्यों की गई, है ना? क्या उद्देश्य है इसके? तो किस किस के लिए? आविष्कार, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइनों के लिए। और WIPO की उत्पत्ति कब हुई थी? 1883 में। कब हुई है? 1883 में इसकी उत्पत्ति हुई। और WIPO 1974 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गया। अब आपसे पूछ सकता है कि जो WIPO है वो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी कब बना, विशेष एजेंसी कब बना? तो आप क्या बोल सकते हैं? 1974। कब बना? 1974 में। ठीक है, 1974 में। ठीक है, तो ये इसका कब हुआ होता है? 26 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और इसका विषय क्या है? आईपी और एसडीजी। ठीक है, एसडीजी। ठीक है, आईपी हमारे पास क्या बौद्धिक संपदा की बात करता है, सतत विकास लक्ष्यों नवचार और रचनात्मक के साथ हमारे साथ भविष्य का निर्माण, ये इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन देखते हैं बेटा। तो ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन डी जो है आईपी और एसडीजी नवचार और रचनात्मक के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण, यानी कि आईपी एंड एसडीजी बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा होगा बेटा इस क्वेश्चन में जो हमने एक्सप्लेनेशन करी उसमें कितने क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए वो आप उसका आंसर बड़े प्यार से कर सकते। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC, फुल फॉर्म क्या है? भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग, जिसे खबरों में देखा गया था, किस मंत्रालय तहत कार्य कर रहा है? इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन IHRC which was seen in the news is functioning under which ministry, यानी कि किस मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, काम करता है IHRC, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन। ठीक है, तो चलिए भाई इसकी भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो कहता है अप्रैल 2024 में, कब की बात की गई है? अप्रैल 2024 में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC ने अपने नए लोगो और आदर्श वाक्य यात्रा इतिहासम भविष्यम प्रसक्षणतः का अनावरण किया है। और एक ऑनलाइन प्रतियोगिता में 436 प्रविष्टियों में से चुने गए शौर्य प्रताप सिंह की प्रस्तुति क्या हुई? जीत गई। और 1919 में स्थापित IHRC भारत में अभिलेखीय मामलों पर एक महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय है, जो रिकॉर्ड प्रबंधन, ऐतिहासिक अनुसंधान को देखरेख उसकी करता है।
और ये केंद्रीय संस्कृति मंत्री, कौन? केंद्रीय संस्कृति मंत्री के अधीन संचालित होता है, जो रिकॉर्ड रचनाकार, संरक्षकों या उपयोगकर्ताओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी मंच के रूप में काम करता है। और ये अप्रैल 2024 में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपने नए लोक आदर्श वाक्य यात्रा इतिहासम भविष्यम प्रसंगतः का अवतरण किया। क्लियर है भाई? और ये कौन से मिनिस्ट्री में आती है? केंद्रीय संस्कृति मिनिस्ट्री में ये आती। ठीक है, क्लियर है बात? तो ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये IHRC काम करता है, कार्य करता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़े। कहता है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब विच ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट? ऑप्शन है ग्रीन एंड ब्लू, यानी कि हरा और नीला। ऑप्शन बी है हमारे पास रेड येलो, लाल और पीला। ऑप्शन सी ग्रीन और रेड, यानी कि हरा और लाल। और ऑप्शन रेड एंड ब्लू, यानी कि लाल और नीला। तो आप देखेंगे बेटा जीएस की क्लास और करंट अफेयर की क्लास में हर एक टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, वो करंट अफेयर के हों, जीएस के हों, चाहे हमारी जनरल साइंस हो, ठीक है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हर एक टाइप के आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें बस। क्लियर है? तो क्वेश्चन आप समझ में होंगे, जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करता है विच ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट, कि विच ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट की जो वेवलेंथ है वो किसको ऑब्जर्व करता है? हमारी क्लोरोफिल। आप लोगों को पता है जो क्लोरोफिल होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लीव्स में प्रेजेंट होती है। और आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो अपना खाना जो प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, वो किस प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं ना। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए भैया? गैसेस भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल की भी मदद चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तभी तो जो एक प्लांट से एक पौधा है अपना खाना या जो फूड है वो प्रिपेयर करता है। क्लियर है बात? तो अब इसी से ये क्वेश्चन आ गया कि भाई जो क्लोरोफिल जो एब्जॉर्ब करता है विच ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द सन। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है क्लोरोफिल लाल और नीले, किसकी बात कर रहा है? लाल और नीले प्रकाश को अवशोषित करता है, लेकिन हरे प्रकाश को परावर्तित करता है। हरे प्रकाश को क्या करता है? वो परावर्तित करता है। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब तो करता है रेड एंड ब्लू लाइट, बट रिफ्लेक्ट जो करेगा वो ग्रीन लाइट को करता है। किसको करता है? रिफ्लेक्ट जो होगा वो ग्रीन लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है क्लोरोफिल। लेकिन जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो रेड और ब्लू लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, बट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। अब आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई जो क्लोरोफिल है वो रिफ्लेक्ट कौन सी लाइट को करता है? तो आप ध्यान रखना वो किसको करता है? ग्रीन लाइट को करता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर। तो लाल और नीला, तो हमारा पास ऑप्शन कौन सा है? लाल और नीला। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा लाल और नीला। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कौन सी संस्था करती है? सही बात है, विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज, ठीक है, आउट दिस सर्वे टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए भैया सर्वेक्षण कौन सी संस्था करती है? जो सर्वे किया जाता है वो कौन सी संस्था कराती है? तो ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी NSSO, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी मोर देन वन और अबव, और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। कहता है गरीबी रेखा को आय या व्यय के उस स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है। आय या व्यय के उस स्तर से परिभाषित किया जाता है जिसके नीचे यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि कोई व्यक्ति समाज के बाकी लोगों की तुलना में गरीब है, कि अगर हम कंपैरिजन करें तो उसके समान क्या उससे थोड़ा कम है या ज्यादा कम है।
तो यह आय या उपभोग व्यय का एक माप है जो गरीबों को बाकी आबादी से क्या कर देता है, बिल्कुल अलग कर देता है। आय या उपभोग व्यय। और तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्रों में गरीबों का स्तर 29 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, कितना, 29 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रखा। और कौन सी समिति ने, ये तेंदुलकर समिति ने, ये ध्यान रखना। और ग्रामीण क्षेत्र में कैसे, ये तो शहरी क्षेत्र की बात हो गई, 29 रुपए प्रतिदिन। और ग्रामीण क्षेत्र में 22, कितना, 22 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का प्रस्ताव रखा। यानी कि जो 29 रुपए कमा रहा है शहर में, और ये तो बात होगी सिटी की, शहर की, और गांव की बात होगी कितने, 22 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये प्रस्ताव रखा तेंदुलकर समिति ने। तो गरीबी रेखा चुनने के दो कारण हैं। ऐसी नीतियां बनाना जो गरीबों की जरूरतों के क्या हो, अनुरूप हो, और यह निर्धारित करने के लिए कि सरकारी कार्यक्रम समय के साथ सफल हुए हैं या असफल हुए हैं। यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, सरकार ने उनके लिए जो कार्यक्रम लागू करे, जो भी काम करा, वो सरकार के सफल हुए या नहीं हुए। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि गरीबी रेखा चुनने के ऐसी नीतियां बनाना जो गरीबों की जरूरतों के अनुरूप हो। जो गरीब हैं उनके जरूरी जो चीजें, उनके जो जीवन में उन्हें क्या दे सकते हो, कुछ क्या दे सकते, फायदा दे सकती है, उनके लिए हो। और दूसरा, जो सरकार कार्यक्रम चला रही है उन्हें उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, ये दो चीजें जरूरी है। उसके बाद बेटा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO, ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था इसे बेटा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कहा जाता था। ठीक है, और अब क्या, ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय कहा जाता है। और यह समय समय पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करता है। सामाजिक और आर्थिक, यह हर साल उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करता है, यानी कि हर साल करता है भाई। और यह किसी विशेष सर्वेक्षण में शामिल किए जाने वाले विषयों को भी तय करता है। यह फसल उत्पादन की, कितनी फसल उत्पादन हुई है, और फसल उपज के बारे में राज्यवार सर्वेक्षण रिपोर्ट इकट्ठी करता है। और देश के बड़े पैमाने पर विश्लेषण के लिए इस डाटा को इकट्ठा करता है। और नमूना सर्वेक्षण आयोजित करने के हर 5 साल, क्या, हर एक 5 ईयर, कितने साल की बात कर रहे हैं बेटा, 5 ईयर्स की बात कर रहा है, गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है। और सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार संगठन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन या NSSO है। ठीक है, तो ये सारी कार्यवाही जो करता है वो कौन करता है बेटा, NSSO करता है। तो इसमें बेटा मैंने आप लोगों को ये सब बता दिया कि भाई गरीबी रेखा आय या व्यय के स्तर से है। ठीक है, तेंदुलकर समिति ने क्या प्रस्ताव रखा, 29 रुपए रखा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, और 22 रुपए रखा ग्रामीण के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। और दो कारण भी मैंने आपको बता दिए कि जरूरतों के अनुरूप हो, और दूसरा क्या, जो सरकारी कार्यक्रम लागू किए हैं वो उन्हें गरीबों को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और ये कौन सी समिति ने करा, ये मैंने आपको बता दिया, NSSO ने किया। क्लियर है बात। तो हमारे पास जो ऑप्शन था, ऑप्शन बी, इसका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा NSSO। क्लियर है बात। ठीक है भाई, चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो RBI तो होगा नहीं बेटा, नीति आयोग अलग काम है, एक से अधिक ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी NSSO हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2021-22 के दौरान, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा इस प्रकार अनुमानित है। यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है बिहार में, जो 2021-22 में किसके आधार, यानी कि किस बेसिस पे ये बताया गया है, कितना है, हम ये बता सकते हैं बेसिकली कि भाई जो राजकोषीय घाटा है वो किस प्रकार अनुमानित किया गया, एस्टिमेट कितना है उसका लगभग, ये हम बता सकते हैं। कि ऑप्शन ए कहता है कि भैया ₹22,511 करोड़ है। ऑप्शन बी कहता है भैया 70,617 करोड़ है। ऑप्शन सी कहता है 20,011 करोड़ है। या ऑप्शन डी कहता है 21,543 करोड़ है। और ऑप्शन ई बोलता है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, देखते हैं भाई एस्टिमेट। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। कहता है बिहार के वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने 22 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया। उस टाइम पे किसने करा, श्री तारकिशोर प्रसाद जी।
कोविड 19 के प्रभाव के कारण 2021 एक मानक वर्ष नहीं था, ठीक है, क्योंकि कोविड जो था आपको पता है वो आ गया था, पूरा वर्ल्ड इससे क्या था बेटा, गुजर चुका है। तो अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त का प्रदर्शन इस नोट में 2021-22 के बजट अनुमानों की तुलना में 19-20 के वास्तविक आंकड़े चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दरों CAGR के संदर्भ में से की गई है, और 2021-22 के संशोधित अनुमान और 21-22 के बजट के अनुमान की तुलना में इसे प्रदान किया गया है। और 21-22 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP मौजूदा कीमतों पर 7,57,026 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, और यह 2019-20 में GSDP में 11% वार्षिक वृद्धि है। कितनी बढ़ी थी? 11%। संशोधित अनुमान के अनुसार 2021 में GSDP पिछले वर्ष की तुलना में 4.7%, बजट अनुमान 11.1% बढ़ने का अनुमान है। और 21-22 के कुल व्यय 2,18,303 करोड़ रुपए का अनुमान, जो 2019-20 में वास्तविक व्यय 23% के वार्षिक वृद्धि थी। ठीक है भाई, तो संशोधित अनुमान के अनुसार 2021 में कुल बजट 6% से अधिक यानी कि 13,697 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान था। और 21-22 के लिए कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर 1,86,697 करोड़ अनुमान था, जो 19-20 में 23% वार्षिक वृद्धि थी। और 21-22 में कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर, किसको छोड़कर? उधार को छोड़कर 9,684 करोड़ रुपए यानी कि 5% की कम होने का अनुमान था यहाँ पे। ठीक है, तो 2021 संशोधित अनुमान में राज्य में 5,187 करोड़ रुपए GSD 0.8% का राजस्व घाटा होने का अनुमान था। 21-22 में 22,511 करोड़, ये ध्यान रखना जो हमारे ऑप्शन है, 22,511 करोड़ GSDP 2.97% होने का अनुमान था उस टाइम पे। ठीक है बेटा, जो है ये था है। संशोधित अनुमान के अनुसार 20-21 में राजकोषीय घाटा GSDP का 6.77% रहने का अनुमान था उस टाइम पे। 20-21 की बात चल रही है बेटा, 21-22 की, जो GSDP के 2.97 के बजट के अनुमान से अधिक था वहां पे उस टाइम पे। तो जब हमारे 21-22 की बात की राजकोषीय घाटा 22,511 ये दिखाया गया है करोड़। तो जो ऑप्शन थे हमारे पास, तो ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन है 22,511 करोड़ रुपए। तो 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा अनुमानित कितना था? 22,511 करोड़ रुपए था। ये पूरी मैंने आपको डाटा दे दी, यानी कि जो हमारे अभी इसमें कितने का पूछा था बेटा? 21-22 का पूछा है, मैंने आपको 20-21 का भी बता दिया, पूरा डाटा मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, आप उसे ध्यान से पढ़ें। क्लियर है बात? तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विच स्कीम हैज बीन लॉन्च इन बिहार टू मेक द वुमेन लिटरेट? यानी कि बिहार के अंदर जो वुमेन है उन्हें साक्षरता बढ़ाना है, तो भैया कौन सी स्कीम वहां पे शुरुआत की गई? क्लियर है बात? तो ऑप्शन ए आपके सामने आता मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, ऑप्शन बी अवसर बढ़े आगे पढ़े योजना, अवसर बढ़े आगे पढ़े योजना, ऑप्शन सी बिहार आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना, या ऑप्शन डी कुशल युवा कार्यक्रम। ये चार आपके सामने ऑप्शन। ठीक है, चलिए बेटा इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। कहता है बिहार में महिलाओं को साक्षर लिटरेट बनाने के लिए मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना शुरू की गई। कौन सी? मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना शुरू गई। मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना स्कीम हैज बीन लॉन्च इन बिहार टू मेक वुमेन लिटरेट। ठीक है ना, महिला भी क्या हो? पढ़ी लिखी हो। ठीक है, उन्हें भी क्या हो? हर एक चीज की नॉलेज हो, ज्ञान हो। तो ये मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना की शुरुआत वहां पे की गई। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारे पास ए मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फिर क्लियर है तो कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लिवर डे 2024? कि 2024 में वर्ल्ड लिवर डे की थीम क्या है भाई? ठीक है,
तो विश्व लीवर दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन है अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। ऑप्शन बी लीवर से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना कि भाई लीवर से समस्या हो सकती है। अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। ओहो, ये ऑप्शन सेम में हो गया, कोई बात नहीं। और ऑप्शन डी सतर्क रहें, नियमित रूप से लीवर की जांच भी कराते रहें। बेसिकली ये सारी चीजें जरूरी है भाई लीवर के लिए, क्योंकि भाई अगर लीवर सही है तो आपकी सेहत बिल्कुल सही रहेगी, है ना। क्योंकि सारे फंक्शन लीवर से, ये जो हमारा डाइजेशन वगैरह प्रोसेस है ये लीवर से ही है, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आजकल आप देख रहे होंगे जो फैटी लीवर की समस्या सबसे ज्यादा होती है। हर एक घर में 2-3 बंदे फैटी लीवर वाले मिल जाएंगे, ग्रेड 1 ग्रेड 2 वाले, है ना। ग्रेड 3 में ज्यादा दिक्कतें होती हैं, फिर ग्रेड, ये लेवल बढ़ता रहता है। तो लीवर क्या करेगा भाई, लीवर पे फैट जम जाता तो फैटी लीवर हो जाता है ना। तो वो किसके कारण होता है? या तो भाई हम ज्यादा स्वीट्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल के कारण भी ये चीजें हो रही हैं आजकल, और ऐसे बहुत से कारण हैं। तो लीवर के लिए जागरूकता फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये जो थीम है 2024 की वो क्या है, चलिए इसमें देखते हैं बेटा। तो आप देखेंगे जो इसकी थीम है, इसका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, कीप योर लीवर हेल्थी एंड डिसीज फ्री। ये थीम है वर्ल्ड लीवर डे 2024 की। क्लियर है? तो ऑप्शन ए और सी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन क्या है बेटा, सेम है। तो ऑप्शन ए और सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं? तो जो वर्ल्ड लीवर डे की थीम है वो क्या थी, कीप योर लीवर हेल्थी एंड डिसीज फ्री। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के किस जिले में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट रोड लेंथ पर लैक पॉपुलेशन पे, ये बताइए किस डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए पटना है, ऑप्शन बी शिवहर है, ऑप्शन सी दरभंगा, या ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, जमुई। जमुई, पटना, ठीक है, बी बी हमारे पास शिवहर है, और ऑप्शन सी दरभंगा है, ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, जमुई। क्लियर है बात? तो इसके देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कहता है सभी जिले में जमुई प्रति लाख जनसंख्या पर 160 किलोमीटर सड़क की लंबाई का सबसे शीर्ष स्थान है, सबसे ऊपर है। सभी जिलों में जो जमुई है प्रति लाख जनसंख्या पर कितनी है, 160 किलोमीटर सड़क की लंबाई के साथ सबसे ऊपर है ये। और इसके बाद औरंगाबाद आता है 152 किलोमीटर है, फिर कैमूर आता है 143 किलोमीटर है, और सड़क घनत्व के मामले में बेगूसराय 54 किलोमीटर, मुंगेर 67 किलोमीटर और पटना 69 किलोमीटर जिले में सबसे निचले पायदान पर है। अगर सड़क घनत्व की बात करें तो बेगूसराय 54 ही है, मुंगेर कितना 67 है, और पटना 69। तो ये नीचे आते हैं। तो सभी जिले में जो सबसे ऊपर कौन है, जमुई, प्रति लाख जनसंख्या पर 160 किलोमीटर सड़क की लंबाई के साथ सबसे शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद कौन सा आता है, औरंगाबाद आता है, ठीक है ना, और फिर कैमूर आते हैं। तो इसमें मैंने आपको हर एक चीज इसमें बता दी, सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद जमुई के बाद कौन से आते हैं और सबसे नीचे कौन से आते हैं। क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना सारी चीज? तो ऑप्शन जो हमारे पास, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा हमारे पास, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें बेटा? तो आज काफी क्वेश्चन बीपीएससी से भी हैं बेटा हमारे पास, ठीक है। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाल ही में खबरों में रहा संसद खेल महाकुंभ 3.0 किस राज्य में आयोजित किया गया है? संसद खेल महाकुंभ 3.0 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? और स्टेट कौन कौन सी है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, ऑप्शन बी बिहार है, ऑप्शन सी उत्तराखंड है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। तो पहले थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं बेटा। तो कहता है बेटा
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5 मार्च 2024 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के लूहू क्रिकेट ग्राउंड में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किया। तो आपसे ये पूछ सकता है इसका उद्घाटन किसने किया, तो आप क्या बोलोगे, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने किया। कब करा, 5 मार्च 2024 को करा। ये देखो क्वेश्चन बन गया आपके सामने। और कहां पे करा, बिलासपुर के लूहू क्रिकेट ग्राउंड में संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। और रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, तो आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन राहुल शर्मा, और जो राहुल द्रविड़ क्या थे, कोच थे T20 तक, ठीक है। ये मुख्य वहां पे क्या थे, अतिथि थे, शामिल हुए। और पीएम मोदी जी के खेलोगे तो खिलोगे, मोदी जी ने क्या बोला, खेलोगे तो खिलोगे से प्रेरित होकर ठाकुर ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। एमपी खेल महाकुंभ हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है और जिसका लक्ष्य 75,000 प्रतिभागियों का है। कितना है, 75,000 प्रतिभागियों का है। और हिमाचल प्रदेश का लूहू क्रिकेट ग्राउंड इस आयोजन का मेजबानी करता है। हिमाचल प्रदेश का लूहू क्रिकेट ग्राउंड इसका क्या करता है बेटा, मेजबानी करता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था हमारे पास कि किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के लूहू ग्राउंड, क्लियर बात, 5 मार्च को और श्री अनुराग ठाकुर जी ने करा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऑप्शन ए आपके सामने आता है जॉर्ज यूल, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त या दादा भाई नरोजी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के भाई कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। उन्होंने 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता की थी। कब की थी बेटा, 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता की। और पहली बैठक में 72 प्रतिनिधि शामिल थे। कितने प्रतिनिधि थे, 72, 72 प्रतिनिधि शामिल थे। और मुख्य रूप से प्रशासनिक सुधारों को संबोधित यहाँ पे किया गया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। और इनके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, हमारे वोमेश चंद्र बनर्जी थे। उन्होंने 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता यहाँ पे की थी। और पहली बैठक में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, 72। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कांग्रेस की जो पहली प्रतिनिधि बैठक हुई थी उसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे, 72 प्रतिनिधि सदस्य शामिल हुए थे। क्लियर है बात बेटा यहाँ तक, ठीक है, आ रही बात, समझ नहीं आ रही। तो हमारे सामने जो ऑप्शन था ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी हमारा क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है तो बात। तो कहता है हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पास किया है। विच कंट्री पार्लियामेंट रिसेंटली पास द लॉ क्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशनशिप को इन्होंने बताया। तो किस देश की संसद ने, पार्लियामेंट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित कर दिया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी इजिप्ट। ठीक है, तो चलिए बेटा इसके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं हम। कहता है कि इराक की संसद ने, किसकी संसद ने, इराक की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पास किया है।
और जिसमें एक कृत्यों के 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। कितनी सजा हो सकती है भाई उसे? 15 ईयर्स की। और समलैंगिक या वैश्यवृत्ति को बढ़ावा देने पर कम से कम 7 साल की क्या होगी? सजा होगी, अगर आप इसे बढ़ावा दोगे तो। और इसके अतिरिक्त किसी के जैविक लिंग को बदलने या सत्रीण तरीके से कपड़े पहनने पर 1 से 3 साल की क्या हो सकती है? कैद भी हो सकती है। और धार्मिक मूल्यों को बनाए रखना, इराकी समाज को नैतिक पतन से बचाने के उद्देश्य से इस कानून को रूढ़िवादी शिया मुस्लिम पार्टियों ने समर्थन भी दिया था। ठीक है, तो ये किसने पास करा बेटा? इराक ने पास किया। ठीक है, और कितने? 15 साल की इसकी सजा का प्रावधान है इसमें यहाँ पे। और समलैंगिकता या वैश्यवृत्ति को बढ़ावा देने पर कम से कम इसे 7 साल की यहाँ पे सजा का प्रावधान है। और किसी के जैविक लिंग को बदलने या सैतन तरीके से कपड़े पहनने पर 1 से 3 साल की क्या हो सकती है? कैद हो सकती है। तो जो हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन सी इराक, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कितने साल की? 15 साल की से सजा हो सकती है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो बेटा आज की क्लास में आज इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और आज का हमारा सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यशु ठाकुर बेटा आज आपसे विदा लेता हूं। कल मिलते हैं, या जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें मिलते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी का, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेटा। जय हिंद, जय भारत।